नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 जो MCQ हमने बोला था कि हम लोग इस चैनल पर डेली डोज ऑफ ज्योग्राफी देते रहेंगे। तो वीकली बाय वीकली आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम उसका सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। इसके पहले हमने अलग प्लेटफॉर्म में किए हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 आएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न और या जिसको आप प्रैक्टिस सेट कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और KB EDU पर। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, इसके अलावा हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को स्टैंड अपार्ट बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की हैं आप जानते हैं। जो नए लर्नर्स नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि हम लोग अपने वीडियोज़ में रिडल्स का डिस्कशन करते हैं। रिडल्स बेसिकली डेली टास्क है जो आपको मिलते हैं अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो नाम सही देंगे उसका मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, यहाँ पर वो लोग फीचर होते हैं। और वीडियो के एंड में आपको मिलता है एक क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा और वो क्वेश्चन अप्लाइड बेस्ड है। अगर क्विज कर रहे हैं, अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मे बी मैं आपको थ्योरेटिकल दे दूँ, लेकिन अगर हम क्विज कर रहे हैं तो लास्ट में आपको अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज सुबह मैंने ये रिडल दिया था, टेलीग्राम ग्रुप पे हमने ये सुबह रिडल दी थी, पोस्ट की थी। और रिडल में बताना था आपको, देखकर ये इमेज को देख के बताना था कि जो कौन सी स्ट्रेट है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ठीक है, ये मैप देख के काफ़ी कुछ इजी हो गया था ऑलरेडी, लेकिन जो लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं मैप के अंदर, तो उसके लिए मैंने मैप की पिक्चर लगाई है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको बताना था कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है। स्ट्रेट बेसिकली एक ज्योग्राफिकल कह सकते हैं कि फीचर होता है जो दो वाटर बॉडीज़ के बीच में होता है, जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। तो इसका आंसर था बी, स्टेट ऑफ मलक्का, जो आपको यहाँ पर कहीं देखने को मिलेगा। स्टेट ऑफ मलक्का बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये मलेशिया पेनिसुला है और यहाँ पे इंडोनेशिया पेनिसुला है। इन दोनों के बीच में है, ये दोनों रिवर्स हैं और इनके बीच में जो आता है वो स्टेट ऑफ मलक्का आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से। सारा वर्ल्ड ट्रेड जो है पूरे इस इंडियन ओशन से स्टेट ऑफ मलक्का से ही होता है, क्योंकि आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पार करके नहीं जाएंगे, क्योंकि आप शॉर्टेस्ट रूट देखते हैं जब आप सी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टेट ऑफ मलक्का जो है इंडियन ओशन में या इवन रेड सी से होने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए, यहाँ से फिर साउथ चाइना सी से होते हुए यहाँ से होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था बी। अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। सही जवाब दिया है मोहम्मद फैजल ने सही जवाब दिया है इसका, मोहम्मद खान ने सही जवाब दिया है, मेघा जैन ने सही दिया है, शुभजीत ने सही दिया है, रोसी ने सही दिया है, स्वीटी शर्मा ने सही दिया है, अलका ने सही दिया है, तन्मय महाता ने सही दिया है, आलिया ने सही दिया है, मनीषा ने सही दिया है, शबनम मेहता ने भी सही दिया है, जया मिश्रा ने भी सही दिया है, ज्योति चक्रवर्ती ने भी सही दिया है, मिनी रस्तोगी ने भी सही दिया है, श्रुति वर्मा ने भी सही दिया है, रानी डॉन, सुष्मिता मलिक, रुस्तम अली और बेबश्री मेहता और महाश्वेता, इन सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ग्रुप की मेंबरशिप है 77, लेकिन आंसर जो है वो सिर्फ 10 और 20 आते हैं। तो आप देख लीजिए आप कितना सीरियस हैं रिडल्स को लेकर और अपने रिस्पॉन्सेस को लेकर। रिस्पॉन्सेस अगर आप देंगे, आपको आता है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको आता है फिर भी आपको अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे तो वो आप कभी नहीं बोलते जितने बार आप चीज़ें करते हैं। इसीलिए जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बताई थी UGC नेट क्लियर करने के लिए, तो मैंने कहा था कि प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक ही चीज़ को दोबारा करना। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो रेसलिंग करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं या मार्शल आर्ट सीखते हैं, वो सबको आता है वो, लेकिन वो हर रोज़ वही चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो दिमाग है उस मोमेंटम में रहता है, माइंडसेट में रहता है। तो मैं चाहूँगा और लोग रिस्पॉन्सेज दें ताकि और लोग फीचर हो सके। इन लोगों ने सही जवाब दिया, कंग्रेचुलेशंस। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1। इसका आप फॉर्मेट जानते हैं, पहले जैसे हम करते थे, क्वेश्चन आएगा, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा और टाइमर के अंदर ही आपको जवाब देना है। टाइमर खत्म होने के बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और अगर जरूरत हुई तो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जिससे आपकी विजुअल मेमोरी बूस्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ सिस्मिक वेव्स एट सिस्मोग्राफ। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ABCD। सिस्मोग्राफ पे आने वाली जितनी भी वेव्स होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, आपसे कई बार पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो तैयार रहिए उस क्वेश्चन के लिए। ABCD क्या होगा इसका सही आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है डी इज द राइट आंसर, P वेव्स, S वेव्स और सरफेस वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स बेसिकली क्या होती है दोस्तों, दो तरह की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स वो होती है जो फोकस से ओरिजिनेट होती है और फोकस से ओरिजिनेट होने वाली वेव्स को हम बॉडी वेव्स कहते हैं। ये अर्थ की बॉडी में ट्रैवल होते हुए सीधा सरफेस पे पहुंचती है। ठीक है, तो इसमें दो आती है बेसिकली, P वेव्स और S वेव्स। और सरफेस वेव्स वो होती है जो वेव्स
अर्थ की बॉडी में ट्रैवल होते हुए जैसी सरफेस पे पहुंची तो सरफेस पे भी उस वेव्स ने एक कंपन पैदा किया, तो उससे सरफेस वेव जनरेट होती है जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, जिससे पूरे अर्थ सरफेस पे कंपन होता है। तो सरफेस वेव्स के अंदर भी दो तरह की आती है, लव वेव्स, रिलीज वेव्स, ये सब हमने कवर कर रखा है, फिर भी वापस से हम कवर करेंगे, इस चैनल पे भी कवर करेंगे, अनअकैडमी पे मैंने ये सब पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पर भी वापस से कवर किया जाएगा। तो जो लोग नहीं पढ़ पाए या जो लोग रिवीजन चाहते हैं वो सब लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उसका सही आंसर आप देखेंगे, ये सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ में जो रीडिंग आ रही है, पहले आ रही है पी वेव्स की, फिर एस वेव्स की, उसके बाद आ रही है सरफेस वेव्स की। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, ध्यान रखना है आपको। जैसे जैसे यहाँ पर आप एक्स एक्सिस में राइट वर्ड जाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉल्टिंग। दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है, इसके अंदर सेलेक्ट द करेक्ट वर्जन। तो पहला स्टेटमेंट, फॉल्टिंग इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग द लाइन ऑफ फ्रैक्चर। दूसरा है द प्लेन अलोंग विच फॉल्टिंग अकर्स कैन ओनली बी ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, बताइए क्या होगा, ABCD। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि हाँ मैंने क्वेश्चंस पहले किए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि सब लोगों ने सही जवाब नहीं दिया था। ये भी बात आप जानते हैं, जब भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस में भी आपको लगे कि हाँ मैंने क्वेश्चंस पहले कहीं देखे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपने उस वक्त सही जवाब दिया था, इस वक्त आपको सही जवाब देना पड़ेगा। समय समाप्त होता है और इसका आंसर होगा दोस्तों ओनली वन, बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि फॉल्टिंग इज द इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, माय बैड। फॉल्टिंग इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग द लाइन ऑफ फ्रैक्चर। नहीं, ओनली अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता, दोनों तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, नॉर्मल्स और रिवर्स फॉल्ट। और प्लेन अलोंग विच फॉल्टिंग अकर्स कैन ओनली बी हॉरिजॉन्टल, ये भी गलत है। इसको आप इस डायग्राम से समझेंगे। जैसे फॉल्ट बेसिकली क्या होता है, रॉक का जब स्लिपिंग हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मान लीजिए ये जो रॉक ब्लॉक था ना, ये रॉक ब्लॉक कहीं इस जगह था बेसिकली, ठीक है। अब जब इसका डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, डाउन द टिप मूवमेंट हुआ, तो इससे ये नीचे की तरफ खिसक गया, जिससे फॉल्ट बन गई, ठीक है। तो जिस सरफेस पे ये खिसकता है उसको हम बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। और फॉल्ट प्लेन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सीधा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैसा भी हो सकता है, वो किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा। इसके बाद फॉल्टिंग एक्टिविटी क्या हमेशा डाउन द टिप होती है? नहीं, फॉल्टिंग एक्टिविटी अप द टिप मूवमेंट भी होती है। डाउन द टिप वाली होती है नॉर्मल फॉल्ट, और जो अप द टिप होती है उसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। तो दोनों गलत हो गए, इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट क्या है। तो ये बोलता है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज एपिसेंटर, सरफेस वेव्स ट्रैवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम फोकस, एंड अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग मॉडिफाइड मर्सरी स्केल। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, बताइए क्या होगा। ABCD कमेंट कीजिए। सब लोगों से मैं जवाब चाहूंगा, कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक को हम फोकस कहते हैं, फोकस पे अर्थक्वेक का ओरिजिनेशन होता है और वहीं से रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी से जो है पी वेव्स और एस वेव्स जो है वो निकलती हैं, जो अर्थ की बॉडी में ट्रैवल होते हुए जाती हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सरफेस वेव ट्रैवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द फोकस। नहीं, सरफेस वेव वो वेव्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे ओरिजिनेट होती हैं, तो वो फ्रॉम द अर्थ तो हो ही नहीं सकती, यानी कि वो अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रैवल नहीं करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इन्होंने कहा है थर्ड, अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग मॉडिफाइड मर्सली स्केल। नहीं, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो हम मेजर करते हैं, किससे करते हैं? रिक्टर स्केल से करते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन किया है उसने, जो तबाही मचाई है, उसको मेजर किया जाता है मॉडिफाइड मर्सली स्केल से। दो तरह की स्केल है, अर्थक्वेक कितनी तीव्रता से हुआ था, यानी कि रिलीज ऑफ एनर्जी जो हुई थी नीचे जब प्लेट्स का मूवमेंट हुआ था, तो उसकी तीव्रता क्या थी, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास सिस्मोग्राफ है जो बताता है वेव्स कैसे कैसे आ रही है। और एक हमारे पास आंकड़ा है, स्केल, जिसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल, जिसका 0 से लेकर 9 तक का पैमाना है। लेकिन मॉडिफाइड मर्सली स्केल बेसिकली वो है, वो ये बताती है कि अर्थक्वेक होने के बाद डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा हुआ है, किस तीव्रता से हुआ है। तो डिस्ट्रक्शन बताएगी मर्सली स्केल, तो अर्थक्वेक मेजर नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ये आप डायग्राम देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक जो होता है वो बेसिकली आपका हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर इस जगह फोकस पे हो रहा है, तो उसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। और फोकस से ओरिजिनेट होती हैं बॉडी वेव्स जो ट्रैवल होते हुए सरफेस पे पहुंचती है। और सरफेस वेव्स जो बेसिकली कहाँ है, सरफेस पे वहाँ होगी जहां पर फोकस के ऊपर जो सेंटर है, यानी कि द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर वो जगह है जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स एक्सपीरियंस की जाती है, ये भी बात आप जानते हैं। तो एपिसेंटर पे ओरिजिनेट होती हैं सरफेस वेव्स, तो उसमें लिखा हुआ था कि सरफेस वेव ट्रैवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द फोकस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सरफेस वेव्स का अर्थ के बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सरफेस पे ट्रैवल करती है, तो ये भी गलत हो गया। और इसके बाद लास्ट वाला था कि भाई अर्थक्वेक कैन बी मेजर, तो मैंने आपको बता दिया, इसका सही आंसर था रिक्टर स्केल। तो इसी तरह से नन ऑफ दीज हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लेमन डिस्कंटिन्यूटी जो है वो किन दोनों के बीच में पाई जाती है, बताइए। लेमन डिस्कंटिन्यूटी
ABCD बताइए। लेवेंट डिसकंटिन्यूटी, जल्दी बताइए, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और उसका सही आंसर होगा ए, आउटर कोर इनर कोर। ये आप देखेंगे, हमने बहुत बार देखा है ये। तो लेवेंट डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पर दिखेगी, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, और ये बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है उसको हम कहते हैं लेवेंट डिसकंटिन्यूटी। आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। इसके अलावा और भी डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉनराड है, मोर डिसकंटिन्यूटी है, रेप्टीज और गुटेनबर्ग। कॉनराड जो है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, या सियालन सीमा बोल सकते हैं। मोहो जो है वो हमारी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। रेप्टीज जो है वो अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में है। और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जिससे कई बार क्वेश्चन आता है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। अगर लोअर मेंटल इनर कोर भी दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो सही आंसर है इसका लेवेंट डिसकंटिन्यूटी, ए वाज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं इसकी जो ट्रिक बता चुका हूं कि इसको सही करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए आपको क्योंकि लगाना पड़ता है आदर्शन और रीजन के बीच में। तो क्योंकि अगर जस्टिफाई कर रहा है आंसर को तो आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्या है। आदर्शन बेसिकली बोल रहा है एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक eruptions are associated with the destructive or convergent plate boundaries in which the heavier plate is subducted beneath the lighter plate. Reason इसका दे रहा है the material of the upper mantle lying below the mid oceanic ridges are melted and move upward in the form of lava during the volcanic eruption. काफी ज्यादा लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि लगाना है और आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये हैं थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों अपने आप में सही है, लेकिन आर जो है इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। पहला कह रहा है कि एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज हमें कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे देखने को मिलती है, वो बात सही है। और कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज में हम जानते हैं जब दो प्लेट कन्वर्ज करती है तो क्या होता है, एक प्लेट सबडक्ट करती है, ठीक है, सबडक्शन की वजह से। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे क्या हो रहा है, इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ। तब दो प्लेट कन्वर्ज करती है तो यहाँ पर क्या होगा, जो लाइटर हैवियर प्लेट है वो सबडक्ट करती है, तो ये सबडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, सबडक्शन होता है। और सबडक्शन की वजह से क्या होगा, जो प्लेट नीचे जा रही है वो एट द एंड मेंटल में मेल्ट हो जाती है और वो एस्थेनोस्फेयर का पार्ट बन जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरा ये इसका जो रीजन दे रहा है वो ये दे रहा है कि मटेरियल ऑफ द अपर मेंटल लाइंग बिलो द मिड ओशनिक रिजेस आर मेल्टेड एंड मूव अपवर्ड। तो मिड ओशनिक रिजेस आप जानते हैं, मिड ओशनिक रिजेस का और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मिड ओशनिक रिजेस एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जहां पर प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। लेकिन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, प्लेट जो है वो एक तरफ आती है, दोनों तरफ कन्वर्ज करती है। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है। ये कह रहा है कि भाई मटीरियल ऑफ द अपर मेंटल लाइंग बिलो द मिड ओशनिक रिजेस आर मेल्टेड एंड मूव अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लावा ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। ऐसा ही होता है, जब दो प्लेट्स मूव करती है, अवे होती है, तो यहाँ से बेसिकली गैप फिलअप होता है और यहाँ से जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है। ये राइज करने के बाद यहाँ पे लावा इकट्ठा करता है और इससे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। तो जो पुराना ओशनिक क्रस्ट है वो नीचे जाके हमारे क्रस्ट में मिल जाता है, मेंटल में मिल जाता है। तो ये बात सही है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे का रीजन नहीं बन सकते, जो आर इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें सवाल उठता है कि भाई कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे ही हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज वो भी एक्सप्लोसिव वाली देखने को क्यों मिलती है। उसका कारण ये है कि जब दो प्लेट कन्वर्ज करती है तो यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है। तो ये सबडक्टन प्लेट जो है नॉर्मली अगर ओशनिक प्लेट है, अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, वहीं पर आपको नॉर्मली वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। तो जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करती है, तो ओशनिक प्लेट हम जानते हैं ये वाटर बॉडी से एसोसिएटेड है, तो जब ये कन्वर्ज करती है तो इसका जो मटीरियल है जब ये नीचे जाके मेल्ट डाउन होता है तो कुछ वाटर कंटेंट जो है वो लावा के अंदर, मैग्मा के अंदर ऐड हो जाता है। और ये वाटर कंटेंट की वजह से यहाँ पर जो है मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है तो एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज होती है, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि वाटर कंटेंट ऐड हो गया है इस सबडक्शन की वजह से, तो इसकी वजह से हमें एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज देखने को मिलती है अलॉन्ग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। लेकिन जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, जो हमारे मिड ओशनिक रीजेस हैं, वहां पर जब डाइवर्जेंस होता है तो वहां पर क्वाइट वॉल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। ये बात आप जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी आदर्शन है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स। रीजन दे रखा है, द एस वेव ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस व्हाइल द पी वेव्स ट्रैवल ओनली इन सॉलिड। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए क्या होगा सही आंसर। ABCD बताइए क्या होगा सही आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है सी, A is to R is false।
ये सही है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है हमें पता पड़ता है सिस्मिक वेव से, क्योंकि सिस्मिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पी वेव जो है वो हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन एस वेव जो है केवल सॉलिड के अंदर ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड के अंदर नहीं जाती, तो वो आउटर कोर में जाके गायब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता पड़ता है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। तो ये बात सही है कि सिस्मिक वेव से हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता पड़ता है, लेकिन जो रीजन दे रखा है इसका वो बिल्कुल ही गलत दे रखा है। रीजन बिल्कुल अपोजिट दे रखा है। रीजन में ये कह रहा है कि एस वेव ट्रैवल कर सकती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, लेकिन पी वेव जो है केवल सॉलिड में करती है, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है। ये जो क्वालिटी है ये पी वेव की है। पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर ट्रैवल कर सकती है, लेकिन एस वेव्स केवल और केवल सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती है। तो ये गलत हो गया, इसी वजह से सी इसका आंसर सही हो गया। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ये बात आप जानते हैं। ये आप शैडो जोन देखेंगे, शैडो जोन बेसिकली वो जोन्स होते हैं जहां पर अर्थक्वेक वेव्स गायब हो जाती है। तो आप देखेंगे एस वेव का शैडो जोन इतना बड़ा है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल तक रहती है, मेंटल के बाद ये गायब हो जाती है, कोर के अंदर ये देखने को हमें नहीं मिलती। तो इससे हम ये डिड्यूस कर पाते हैं कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, एज कंपेयर टू द एस वेव्स। जो पी वेव्स है वो हर मीडियम में ट्रैवल करती है। आप देखेंगे ये मेंटल तक भी आ रही है, कोर से भी पास ऑन हो रही है और हर जगह से हो रही है। इसी वजह से इसका जो शैडो जोन है वो थोड़ा सा छोटा है। इसका भी शैडो जोन बनता है। कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि जब पी वेव्स हर मीडियम में ट्रैवल करिए तो फिर इसके शैडो जोन क्यों बनते हैं? शैडो जोन इसलिए बनते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर जितने भी हम क्रस्ट, मेंटल और कोर में जाएंगे तो हर की डेंसिटी और अलग अलग है। तो डेंसिटी अलग होने की वजह से इन सेस्मिक वेव्स की वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से इनके पाथ जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ से स्टार्ट होने वाली वेव्स जो है वो इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए ये जो है इसका शैडो जोन बनता है। पी वेव्स का काफी छोटा है और एस वेव्स का इतना बड़ा आप शैडो जोन देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग वॉल्केनिक बेल्ट हैज द हाईएस्ट ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस? बताइए ABCD क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए क्या होगा? कमेंट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दीस। इसमें से कोई भी नहीं है। हाईएस्ट वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हमें सरकम पैसिफिक बेल्ट पे मिलते हैं, सरकम अटलांटिक बेल्ट पे नहीं मिलते। किसी लोगों ने अगर जल्दबाजी में सी आंसर दिया तो वो गलत है। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट हम जानते हैं, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन के चारों ओर जो बाउंड्री है उसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की प्लेट बाउंड्री मौजूद है। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट भी है, पैसिफिक प्लेट भी है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, नेस्का प्लेट भी है, एंटार्क्टिक प्लेट भी है, कोकोस प्लेट भी है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था नन ऑफ दीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डायस्ट्रोफिज्म इंक्लूड्स विच अमंग द फॉलोइंग? आपको बताना है डायस्ट्रोफिज्म इनमें से क्या इंक्लूड करता है। कोड दे रखे हैं, बताइए क्या होगा? डायस्ट्रोफिज्म क्या इंक्लूड करता है? ABCD। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो उसका सही आंसर होगा बी, 1 और 2। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ही केवल डायस्ट्रोफिज्म में आते हैं। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एंड वोल्केनिसिटी जो है वो डायस्ट्रोफिज्म में नहीं आते। ये बेसिकली हमने पढ़ा था एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस बेसिकली दो भागों में डिवाइड है, सडन एंड डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। सडन वो जो एकाएक होते हैं, तो एकाएक होने वाले अर्थक्वेक भी है, लैंडस्लाइड्स भी है और वोल्केनिसिटी भी है। लेकिन जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे आते हैं डायस्ट्रोफिज्म के अंदर। तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग जो है वो दोनों स्लो मूवमेंट के अंदर आते हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ A1 और 2 ही होगा, जो बी इसका सही आंसर है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। और फोल्डिंग और फॉल्टिंग भी फिर हमने सब डिवाइड करके देखा था, जिसको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग सरफेस वेव्स हैव द वर्टिकल सर्कुलर मूवमेंट? आपको बताना है जब वेव ट्रैवल करती है तो पार्टिकल का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अलग अलग वेव्स का अलग अलग मूवमेंट है पार्टिकल्स का। आपको बताना है किस तरह की वेव का सर्कुलर मूवमेंट है। अब बताइए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अनअकैडमी पर। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर होगा बी, रिलीज वेव्स इसका सही आंसर है। आप देखेंगे ये डायग्राम, रिलीज वेव्स और सरफेस, रिलीज वेव्स और लब वेव जो है ये दोनों सरफेस वेव्स हैं, यानी कि वो वेव्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल कर रही है। तो इनका जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का या वेव का, ये बेसिकली लब वेव्स के अंदर साइड टू साइड होता है। देखेंगे कभी पार्टिकल यहाँ जाता है, कभी पार्टिकल इधर आता है। लेकिन जो रिलीज वेव्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो इस तरह से सर्कुलर है, और सर्कुलर में भी ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इस तरह से जो है वेव्स का मूवमेंट है और पार्टिकल का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अलग अलग वेव्स है, पी वेव्स का जो है वो बैक एंड फोर्थ है और एस वेव्स का परपेंडिकुलर है, ये बात आप जानते हैं। तो ये है लव वेव्स का पार्टिकल का मूवमेंट साइड टू साइड, और ये रिलीज वेव्स का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसका आंसर था बी, रिलीज वेव्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, आपको बताना है। टाइमर में स्टार्ट करता हूं, ABCD बताइए क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, बताइए क्या होगा। इजी क्वेश्चन है ये तो, सब सही देंगे इसका। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है नॉट पूछा था इसमें। नॉट में बेसिकली वेदरिंग एंड इरोजन आएगा, बाकी सारे जो है वो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी जहां होगी वहां अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं, जो डैम्स होते हैं, वहां पर भी अर्थक्वेक जो है वो जनरेट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट से तो होता ही है, बात आप जानते हैं। मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट से वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती है और अर्थक्वेक भी होता है, लेकिन वेदरिंग एंड इरोजन से कोई अर्थक्वेक एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अर्थक्वेक तो नहीं, लेकिन वेदरिंग में जो मास मूवमेंट है, अगर आपको बताओ मास मूवमेंट और वेदरिंग में फर्क यह है कि वेदरिंग के अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे हैं तो वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। मास मूवमेंट के अंदर वो बड़े पार्टिकल्स जब छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो डाउन द हिल अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी आते हैं तो उसे मास मूवमेंट कहते हैं। मास मूवमेंट दो तरह के हैं, रैपिड एंड स्लो। तो रैपिड के अंदर जैसे लैंडस्लाइड, एवलांच, रॉकफॉल आ गए, तो इनसे कई बार कभी कभी अर्थक्वेक जो है वो हो जाते हैं। लैंडस्लाइड से, एवलांचेस से अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो ये बात को ध्यान रखनी है। तो लेकिन यहां पर मास वेस्टिंग नहीं लिखा हुआ था, इसलिए इसका आंसर है डी, वेदरिंग एंड इरोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट विल कॉज फोल्डिंग एंड रैपिंग ऑफ रॉक्स, बताइए। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। फोल्डिंग एंड रैपिंग जो है वो किस तरह के मूवमेंट से हमें देखने को मिलती है, बताइए। ABCD कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। उसका सही आंसर है ओरोजेनेटिक मूवमेंट, और उसको हम यहां देखते हैं। बेसिकली फोर्सेज जो होते हैं वो एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेज दो में डिवाइड है, डैस्ट्रोपिक मतलब बिल्कुल स्लो मूवमेंट्स और कैटास्ट्रोपिक मतलब फास्ट मूवमेंट। कैटास्ट्रोपिक के अंदर आते हैं हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स, ठीक है। लेकिन डैस्ट्रोपिक फोर्सेज के अंदर दो तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स और ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट जो होते हैं वो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग मूवमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट आता है। अपवर्ड मूवमेंट को हम इमर्जेंस कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को हम सबवर्जेंस कहते हैं। ओरोजेनेटिक मूवमेंट बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स है। ओरिजिनेटिक फोर्सेस या मूवमेंट माउंटेन बिल्डिंग है, और ये दो तरह के हैं, टेंशनल और कंप्रेशनल। टेंशनल मतलब जहां मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कंप्रेशनल मतलब जहां मूवमेंट एक डायरेक्शन में लग रहा है। तो टेंशनल मूवमेंट से बनते हैं हमारे क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है, जिससे हमारे फॉल्ट बनते हैं, फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है, रिफ्ट वैली बनती है। और कंप्रेशनल फोर्सेस के अंदर क्रिस्टल बेल्डिंग होती है, जिससे हमारे रैपिंग होती है और एंटीक्लाइन सिंक्लाइन हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि फोल्डिंग एंड रैपिंग कहां हो रही है, तो आप देखेंगे फोल्डिंग, बेंडिंग एंड फोल्डिंग एंड रैपिंग हमें यहां देखने को मिलती है। कंप्रेशनल फोर्सेस और कंप्रेशनल फोर्सेस आते हैं हमारे ओरोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर आते हैं। तो इस तरह से ये पूरी इसकी ट्रेल है। ओरोजेनेटिक मूवमेंट है बेसिकली डायस्ट्रोपिक के अंदर, डायस्ट्रोपिक है एंडोजेनेटिक के अंदर, एंडोजेनेटिक के अंदर डायस्ट्रोपिक, डायस्ट्रोपिक के अंदर ओरिजिनेटिक, ओरिजिनेटिक के अंदर फिर आता है कंप्रेशनल, और कंप्रेशनल के अंदर आते हैं हमारे फोल्डिंग एंड रैपिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैं फिर से कवर कर लूंगा, इसका टॉपिक मैं फिर से बता दूंगा, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द सिस्मिक वेव दैट हैज अ परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, बताइए क्या होगा। कौन सी वेव के अंदर, अभी भी मैंने बोल भी दिया है शायद, कौन सी वेव के अंदर परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमें देखने को मिलता है, बताइए कौन सा होगा। ABCD क्या होगा इसका सही आंसर। जो पुराने लर्नर्स हैं उनको मैं अब चाहूंगा कि वो गलत ना करें, वो बिल्कुल सही करें इसको। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर है सी, सेकेंडरी वेव्स। आप जानते हैं यहाँ पे आप देखेंगे जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, हमारी बॉडी वेव्स होती हैं। पी वेव्स के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है वो टू एंड फ्रो होता है, बैक एंड फोर्थ होता है, आगे पीछे वाला होता है। लेकिन एस वेव्स के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इन्हीं वेव के कुछ अलग नाम भी है, जैसे जो प्राइमरी वेव्स है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है हमारे, जहाँ पर परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, उसको ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। ट्रांसवर्स वेव बेसिकली वो होती है जहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ हमें देखने को मिलता है। जिस वेव्स के अंदर ट्रांसवर्स मूवमेंट है, मतलब वहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं और उसकी हम वेवलेंथ जो है नाप सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एस वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स है, और पी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लॉन्गिट्यूडनल जो है वो हमारी पी वेव्स है, और जो हमारी सेकेंडरी वेव्स है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे हमें क्रेस्ट एंड ट्रफ हमें देखने को मिलते हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन इज फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ वन ओशनिक एंड वन कॉन्टिनेंटल प्लेट। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये टाइमर मैंने स्टार्ट किया, बताइए वन ओशनिक एंड वन कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जेंस से किस तरह के माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, बताइए। ABCD कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है एंडीज, सी इज द राइट आंसर। और एंडीज में बेसिकली कौन कौन सी प्लेट है, एक नेस्का प्लेट है और एक साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, ये दोनों जो है प्लेट आपस में जब कन्वर्ज करती है तो इससे हमें देखने को मिलता है नेस्का प्लेट जो है वो इस तरह से यहाँ जा रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट इस तरह से है। जब ये दोनों कन्वर्ज करती है तो यहाँ पर हमें एंडीज माउंटेन चेंज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये नेस्का प्लेट जो है ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसी वजह से इसका आंसर था एंडीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे दे रखी है मिड ओशनिक रिजेस और यहाँ पे इनके ओशनिक दे रखे हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपको मैच करना है कौन सा रिज जो है वो किससे मैच होता है। ठीक है, टाइमर मैं स्टार्ट करता हूँ, बताइए कौन सा होगा। बताइए कौन सा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कहा था मैप बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, देखते हैं, पहले मैच कर लेते हैं। कार्ल्सबर्ग रिज जो है दोस्तों वो मिलती है इंडियन ओशन के अंदर, यानी कि A का 3 है। उसके बाद मिड अटलांटिक रिज हम जानते हैं अटलांटिक ओशन के अंदर है, यानी कि B4 है। A3 B4 जो है हमें A और D के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि B और C तो चला गया, B और C पे ध्यान ही मत दो। फिर आता है ईस्ट पैसिफिक राइज जो दिख रहा है पैसिफिक ओशन पर है, यानी कि C1 है, यानी कि आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। और एंटार्क्टिक रिज जो है हमें एंटार्क्टिक ओशन देखने को मिलती है। काफी सरल क्वेश्चन था ये, डी इज द राइट आंसर। A3 B4 C1 D2। A3 कार्ल्सबर्ग रिज जो है वो हमारे इंडियन ओशन में है। अटलांटिक मिड अटलांटिक रिज जो है वह अटलांटिक ओशन के अंदर है। ईस्ट पैसिफिक राइज पैसिफिक ओशन के अंदर और एंटार्क्टिक रिज हमें एंटार्क्टिक ओशन के अंदर देखने को मिलती है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारी सेंट्रल इंडियन रिज है यहीं से ही एक इसकी ब्रांच है, यहाँ पर कार्ल्सबर्ग रिज यहाँ पे देखने को मिलती है, इस जगह कार्ल्सबर्ग रिज है। इसके अलावा आप जानते हैं ये मिड अटलांटिक रिज अटलांटिक ओशन के अंदर है। ईस्ट पैसिफिक राइज यहाँ पैसिफिक ओशन के अंदर है और जो है हमारी पैसिफिक जो है यहाँ पर कौन सी एंटार्क्टिक रिज जो है वो यहाँ पर इस जगह कहीं एंटार्क्टिक ओशन के अंदर देखने को मिलती है, जो हमारा रॉस सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में कौन सा फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द ट्रोपोस्फियर, बताइए क्या होगा। ABCD कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर। और इसका साइंटिफिक रीजन ये है, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता क्यों है। इससे पहले ट्रोपोपोस के अंदर क्या हो रहा था, सॉरी ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या हो रहा था, एनवायरमेंटल लैप्स रेट लगता है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट आप जानते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है पर 165 मीटर या पर 6.5 डिग्री पर 1 किलोमीटर। ठीक है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, यानी कि जितना जितना वो ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होगा। और ट्रोपोपोस पे आके टेम्परेचर जो हो जाता है वो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही ट्रोपोपोस से आप स्ट्रेटोस्फीयर पे जाएंगे, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। साइंटिफिक रीजन ये है कि इसके अंदर ओजोन मौजूद है और ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और अलग अलग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, देखो यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर था ट्रोपोस्फीयर के अंदर, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ये एल्टीट्यूड है, ये टेम्परेचर है, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा रहा है और ट्रोपोपोस पे आते आते टेम्परेचर -60 से -80 के बीच में हो जाता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे ही आप एंटर करोगे तो टेम्परेचर जो है वो ग्राफ देखो वापस इस तरफ जा रहा है, यानी कि -60 से वापस टेम्परेचर -40 -20 यानी कि -20 और 0 की तरफ जा रहा है। कारण इसका यह है कि यहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद है। उसके बाद वापस मीजोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर कम होता है और थर्मोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर रैपिडली बढ़ता है और कई 1000 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और हम कैसे सॉल्व करें तो डोंट वरी, यहाँ पे सब कुछ कवर किया जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बाउंड्री ऑफ होमोस्फीयर कॉरेस्पॉन्ड्स विद द बाउंड्री ऑफ, आपको बताना है होमोस्फीयर की बाउंड्री किससे होती है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। होमोस्फीयर और एट्रोस्फीयर, ये भी एक क्लासिफिकेशन है हमारे एटमॉस्फेयर का, अपार्ट फ्रॉम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। तो होमोस्फीयर जो है वो बेसिकली इसकी बाउंड्री किससे करती है, कोरेस्पॉन्ड आपको बताना है। ABCD बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, तो इसका सही आंसर है बी, मेसोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे तो होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर और एक्सोस्फीयर,
ये इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन है हमारे एटमॉस्फेयर के। होमोस्फेयर बेसिकली एटमॉस्फेयर के उस पार्ट को कहा जाता है जहाँ पर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलती है। हेट्रोस्फेयर बेसिकली वो है जहाँ पर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ गैसेस नहीं है और गैसेस जो है उनके पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, ठीक है। तो होमोस्फेयर बेसिकली हमारा कवर करता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर तक, यानी कि आखिरी जो है वो मीजोस्फेयर है, इसीलिए मीजोस्फेयर का सही आंसर है। होमोस्फेयर की जो लास्ट बाउंड्री है जो कवर करती है वो है मीजोस्फेयर, इसी वजह से आपका आंसर था द बाउंड्री ऑफ होमोस्फेयर कॉरस्पॉन्ड्स विद द बाउंड्री ऑफ मीजोस्फेयर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर यहाँ पे खत्म हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स, आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। इनमें से क्या पैसिफिक रिंग ऑफ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स में नहीं आता है, बताइए। पैसिफिक रिंग के अंदर नहीं आता है, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है डी, माउंट किलिमंजारो, क्योंकि माउंट किलिमंजारो जो है दोस्तों वो बेसिकली अफ्रीका के अंदर है और जो हमारी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो कहीं इस जगह है, ठीक है। ये हमारी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये यहाँ से कवर करते हैं और ये वाला जो एरिया है अगर हम इसको फोल्ड कर दे तो ये बेसिकली सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। तो यहाँ पर माउंट किलिमंजारो, ऑल्दो ये भी एक वॉल्केनिक जोन है, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन है ये भी, यहाँ पर भी कभी कभी होते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस, लेकिन ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर नहीं है, ये तंजानिया अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी गैसेस हमें देखने को मिलती है इनमें से क्या एटमॉस्फेयर को हीट करती है, बताना है आपको। ABCD, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट। ऑल राइट, इस समय समाप्त होता है। ये पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इनमें से कोई भी नहीं है जो हीटिंग कर सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है या वाटर वेपर होती है, उनमें से अगर कोई एक होती तो वो हीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। नॉर्मली ये सारी गैसेज जो है वो इनर्ट गैसेज हैं, वो काम नहीं आती है हीटिंग के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डज द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर वेरीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। आपको बताना है। कई बार क्वेश्चन ये आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लास्ट टाइम भी शायद आप कंफ्यूज हुए थे, देखते हैं इस बार आप कर पाते हैं या नहीं। ABCD, इसके 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा, बताइए, कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है C, ड्यू टू लो इंसोलेशन एंड कन्वेक्शन एट द पोल्स देन द इक्वेटर, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, जब इक्वेटोरियल एरियाज के अंदर, हम जानते हैं ये हमारा इक्वेटोरियल एरियाज है, ये जो हमारे इक्वेटोरियल एरियाज है ये इक्वेटोरियल एरियाज है पूरा हमारा, ठीक है। यहाँ पर सनरेज जो है वो वर्टिकल पड़ती है, हम जानते हैं वर्टिकल सनरेज मतलब मोर इंसोलेशन मतलब मोर गर्मी, और मोर गर्मी मतलब मोर कन्वेक्शन। अब जब जिन लोगों को कन्वेक्शन नहीं पता, बेसिकली कन्वेक्शन क्या होता है, जब किसी इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ की हवा हो जाती है हल्की होने की वजह से वो एयर राइज करती है। तो जब वर्टिकल एयर राइज करती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव करंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से वेदर एक्टिविटीज होती है, थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, और कंडेंसेशन भी होता है वाटर वेपर का, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें बोला गया कि जो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर है वो वेरी क्यों करती है इक्वेटर और पोल के अंदर। तो सीधा सा इसका आंसर ये है दोस्तों कि वेरी क्यों करेगी, क्योंकि इक्वेटर पे इंसोलेशन ज़्यादा है, जहां इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो वहां पर कन्वेक्शन ज़्यादा होगा, और अगर कन्वेक्शन ज़्यादा होगा तो एयर जो है जो राइज कर रही है वो ज़्यादा किलोमीटर तक ऊपर जाएगी। तो इसी वजह से इक्वेटर पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर एज कम्पेयर टू द पोल्स हम जानते हैं पोल्स वो इलाके हैं जहाँ पे जो सनरेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ के स्लांटिंग पड़ती है, और स्लांटिंग होने के बावजूद भी ये पूरा जो इलाका है पोलर एरिया, ये हमारे एल्बिडो के अंदर आता है, क्योंकि ये वाइड एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा सनरेज रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर कन्वेक्टिव करंट उस हाइट तक पहुँच ही नहीं पाती, इसी वजह से यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो कम रहती है। और उसके बाद बात करें सीजन के बारे में, समर और विंटर के अंदर भी क्यों फर्क देखने को मिलता है, तो समर सीजन में हम जानते हैं समर सीजन के अंदर इंसोलेशन ज़्यादा होता है, इंसोलेशन ज़्यादा होगा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा मतलब एयर का ज़्यादा राइज होना और ज़्यादा किलोमीटर तक जाना, एज कम्पेयर टू द विंटर में इंसोलेशन कम होता है,
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सन जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, सदर्न हेमिस्फीयर पे आ चुका है, तो यहाँ पर आपको इंसोलेशन कम मिलेगा। इसी वजह से विंटर में ट्रोपोस्फीयर की हाइट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और समर में बढ़ जाती है, और इक्वेटर पे थोड़ी हाइट ज़्यादा रहती है और पोल्स पे कम रहती है। तो ये इसका आंसर था, लेकिन ऑप्शन इसका दे रखा है ड्यू टू लो इंसोलेशन एंड कन्वेक्शन एट द पोल्स देन द इक्वेटर। कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। यहाँ पे अगर मैं कर देता ड्यू टू हाई इंसोलेशन एंड कन्वेक्शन एट द इक्वेटर देन पोल्स, तब भी ये सही होता, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लो इंसोलेशन और कन्वेक्शन एट पोल्स है, इसी देन पोल्स देन इक्वेटर, तब भी ये सही है, क्योंकि पोल पे इंसोलेशन और कन्वेक्शन कम हो रहा है, इसीलिए इक्वेटर की जो हाइट है वो वेरी करती है। ये बात आपको ध्यान रखती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली अरेंज द टेक्टोनिक प्लेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको टेक्टोनिक प्लेट्स को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, ईस्ट टू वेस्ट। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 20 सेकंड का टाइम है, बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। कोड्स दे रखे हैं ABCD, बताइए क्या होगा। ईस्ट टू वेस्ट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेट्स कहाँ पर है। तो अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, यानी कि अगर हम इस तरह जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, तो पहली प्लेट कौन सी आएगी, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले आएगी, ठीक है। पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट आएगी, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट आएगी, फिर उसके बाद स्कॉटिया प्लेट आएगी, फिर आएगी हमारी पैसिफिक प्लेट या अमेरिकन प्लेट, जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है अमेरिकन प्लेट दे रखा है। तो पहला होगा ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि 3, उसके बाद होगा अफ्रीकन प्लेट 2, उसके बाद 4 1 यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1 डी इज द राइट आंसर। पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो 3 2 4 1 बनता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट है, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट है, उसके बाद स्कॉटिया प्लेट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, या इवन नॉर्थ टू साउथ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए अवेयर रहना है। तो ये हमने कर लिया है प्रैक्टिस सेट 1। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जो मैंने आपको दिया था। इसमें मैंने पूछा था कि भाई किस ईयर के अंदर माउंट मेरापी लास्ट इरप्ट हुआ है। तो कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत दिया है, कुछ लोगों ने 2010 कहा है। बेबी शर्म उन्होंने नेट से देखा होगा, लेकिन इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर है दोस्तों 2020। यस, समर सॉल्स्टिस वाले दिन यानी कि 21 जून को ये जो है माउंट मेराबी जो है 2 बार फटा था, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर है 2020। रिसेंटली इसी साल अभी हुआ है, कुछ दिनों भी पहले हुआ है 21 जून को। और ये बेसिकली कहाँ पर है, ये हमारे इंडोनेशिया के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसकी लोकेशन है। और जब ये हुआ था, ये ट्वाइस हुआ था, जिसकी वजह से जो क्लाउड है, जो गैस क्लाउड है, वो 6 किलोमीटर ऊपर तक हाइट पर चला गया था। और ये 2 बार सक्सेसफुल हुआ था, ट्वाइस इरप्टेड ट्वाइस ऑन संडे। 21 जून को 2 बार हुआ था ये, ठीक है। जिसकी वजह से जो गैस क्लाउड हुआ था, ये उसी की रियल लाइफ फुटेज है जो मैंने यहाँ लगाई है। ये एक्चुअल फुटेज है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से गैस क्लाउड बना था, जिसकी वजह से जो गैस क्लाउड है, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, वो 6 किलोमीटर तक ऊपर गए थे। और ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है अभी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है। लोकेशन आपको पता ही थी, इंडोनेशिया आपको पता ही है, इंडोनेशिया में यहाँ पर मौजूद है ये। और ये बेसिकली 2020 के अंदर हुआ है और रिसेंटली इरप्ट हुआ है, ठीक है। 21 जून को हुआ है। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये क्वेश्चन ऑफ द डे शायद आपने कहीं ना कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, लेकिन मैंने देखा कि केवल और केवल 5 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। और 5 लोगों ने ही दिया है बेसिकली। सही आंसर की तो मैं बात छोड़ दूँ, केवल और केवल 5 लोगों ने रिस्पॉन्सेस दिए हैं। बाकी लोगों ने, आई थिंक काफ़ी लोगों ने नहीं दिया है। जो लोग रिडल सॉल्व करते हैं वो लोग उसको नहीं दे रहे हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोग दीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं देंगे तो फिर मतलब नहीं है। एट द एंड शायद मैं बंद कर दूं उसको, क्योंकि आपका ही फायदा है इसके अंदर। आपको जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका फायदा हो रहा है। आपको फ्री में क्वेश्चन मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, बस आपको ढूंढना भी नहीं है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। तो आप इतना कर सकते हैं कि वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो वापस से देख के बिल्कुल लास्ट में जाके पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आप कर सकते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आप ज्योग्राफी से इन्वॉल्व भी है। तो क्वेश्चन वही है, मैंने क्वेश्चन वापस से यहाँ पे ये लगाया है। इंडिया के अंदर जितने भी बायोस्फीरिक रिजर्व हैं उसको मैंने प्लेस कर दिया है स्टेट वाइज, और आपको बताना है स्टेट वाइज उनके नेम। सैम्पल आंसर होगा जैसे गुजरात, उसके बाद बायोस्फीरिक रिजर्व का नाम। अगर ये तमिलनाडु है तो तमिलनाडु, उसका बायोस्फीरिक रिजर्व का नाम, ठीक है। ये सिर्फ मैंने शायद 4-5 दिए हैं, 1 2 3 4 5 7 8 दिए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हैं 33 या 35 कुछ बायोस्फीरिक रिजर्व है, जिसको हम आगे कवर कर लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोग कीजिए, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बाद में कर लेंगे या किसी का देख लेंगे। आप लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, विराट कोहली जानता है क्रिकेट खेलना, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करता है, उसको आता है क्रिकेट खेलना, फिर भी वो खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देंगे सब लोग।
और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इससे अब आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएंगी, वीडियोस पीडीएफ अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम में जाके जब आप सर्च करेंगे शुभेंदु नेट ज्योग्राफी तो आपको इस टीपी के साथ मेरा चैनल मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे इंटरैक्टिव टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहां पर हम डिस्कशन, डेली टास्क और रिडल सॉल्व करते हैं इंटरैक्टिव वे के अंदर, तो आपको बेसिकली करना यह है कि आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, पहले ये ग्रुप ज्वाइन, ये चैनल ज्वाइन करेंगे और उसके बाद मुझे आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, सर प्लीज ऐड मी ऑन टू द ग्रुप। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज करेंगे आप मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पर, और मैं आपको ऐड कर लूंगा जैसे मैंने सबको ऐड किया है। और आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वीडियो के अंदर फीचर हो सकते हैं। और जल्द ही मैं कुछ और चीजें भी लाने वाला हूं, जैसे लीडर बोर्ड, जो लोग भी कंसिस्टेंटली सही जवाब दे रहे हैं उनका कोई लीडर बोर्ड बनाया जाएगा और शायद कुछ प्राइज मनी या गिव अवे भी रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे बेसिकली क्या होता है, इंटरैक्टिव स्टडी हो जाती है, आपका भी मन लगा रहता है, मेरा भी मन लगा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ना, जो पेड है, जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए बनाया गया है, उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और काफी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो आप भी अगर यूजीसी नेट ज्योग्राफी की कोचिंग चाहते हैं मुझसे, तो ये उसके सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसको आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है, लिंक पे क्लिक करना है। आपको लिंक जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको ये गूगल फॉर्म मिल जाएगा, इसको आप फिल करेंगे और इसमें आप अपनी प्रेफरेंस बताएंगे आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो फिर आपको मैं बेसिकली मुझे पता पड़ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स के अंदर और आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब पर सारा कुछ कवर नहीं होगा। यूजीसी नेट ज्योग्राफी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो हमने एक कोर्स बना रखा है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, 10 के 10 यूनिट्स, जिसको टेलर मेड कोर्स कहा जाता है, स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए हमने बनाया है, जिससे मार्क्स मैक्सिमाइज हो और आप जेआरएफ क्वालिफाई करें। तो आप जुड़ सकते हैं, गूगल फॉर्म आपको बढ़ना है, इस तरह का गूगल फॉर्म दिखेगा, इस तरह का गूगल फॉर्म है और सबमिट करना ना भूलें, सबमिट करना जरूरी है। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए और सपोर्ट करते रहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो को अपने सोशल मीडिया लिंक्स तक भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।